हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय क्लास। हमारे क्लास में एक बार फिर से तुम्हारा स्वागत कर रहे हैं हम। कैसे हो तुम? कोई भी परेशानी हो नीचे कमेंट बॉक्स हाजिर है, लिख डालो। हो सका अगर हमसे तो हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बातें चल रही है हमारी एल्किल हैलाइड्स या हैलो एल्केन्स चैप्टर के ऊपर। पिछले क्लास में हमने तुम्हारे साथ E2 मैकेनिज़्म के ऊपर काफ़ी सारा डिस्कशन किया था। आज के क्लास में हम लोग इवन मैकेनिज़्म के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं कि इवन मैकेनिज़्म में क्या क्या चीज़ें होती हैं। सो बस लग जाते हैं हम लोग काम पर। सपोज हमारे पास एक एल्किल हैलाइड है, ठीक। जैसे चलो कह देते हैं यही एल्किल हैलाइड अपने पास है। यहाँ पर एक क्लोरीन आइटम लगा हुआ है। हम अगर E2 रिएक्शन मैकेनिज़्म की बात करें थोड़ी सी, क्योंकि बिना E2 को बीच में लाए हुए इवन के बारे में पूरी समझ नहीं डेवलप होती है। तो अगर हम एक स्ट्रॉन्ग बेस का इस्तेमाल करें, स्ट्रॉन्ग बेस जैसे हाइड्रोक्साइड आयन, जैसे एल्कोक्साइड आयन, इनका इस्तेमाल करें। हाइड्रोक्साइड आयन क्या होता है? H के साथ O जोड़ा और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज। इस नेगेटिव चार्ज की वजह से ऑक्सीजन को जल्दी से जल्दी रिएक्शन करना पड़ता है। एल्कोक्साइड आयन क्या है? कोई एल्किल ग्रुप लिया, ऑक्सीजन जोड़ा, उसके साथ ऑक्सीजन के साथ नेगेटिव चार्ज, तो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन और उस पर नेगेटिव, तो हाइड्रोक्साइड कहते हो तुम। एल्किल ग्रुप के साथ ऑक्सीजन और उस पर नेगेटिव चार्ज हो जाए तो उसको तुम एल्कोक्साइड कहते हो। दोनों ही स्ट्रॉन्ग बेसेज हैं, हम दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। एल्कोक्साइड आयन थोड़ा सा और भी स्ट्रॉन्गर बेस होता है, क्योंकि जो एल्किल ग्रुप्स होते हैं इनका नेचर क्या होता है? वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज और बढ़ जाएगा। नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा तो इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, इसको और भी जल्दी से रिएक्शन करना होगा, ठीक। हाइड्रोजन की तुलना में जो एल्किल ग्रुप्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा। नेगेटिव चार्ज बढ़ा, स्टेबिलिटी घटी, रिएक्शन करने की जल्दी और भी बढ़ जाएगी, और जल्दी और तेज़ी से और अर्जेंटली रिएक्शन करेगा। तो इसकी तुलना में ये थोड़ा ही, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा स्ट्रॉन्गर बेस है। तो दोनों में से कुछ भी चुन सकते हो। तो हमने चुना सोडियम एल्कोक्साइड। ध्यान देना, सोडियम से हमें मतलब नहीं है, हमें एल्कोक्साइड से मतलब है। रिएक्शन होगा, यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से क्लोरीन, यहाँ से हाइड्रोजन निकालो, यहाँ से क्लोरीन निकालो। इसे तुम अल्फा कार्बन कहते हो जहाँ क्लोरीन लगा हुआ है। बगल में बीटा कार्बन, ये अल्फा तो ये बीटा। तो बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन निकालोगे, अल्फा पोजीशन से क्लोरीन निकालोगे, यहीं पर डबल बॉन्ड बनेगा। तो ये हुआ एक प्रोडक्ट। और दूसरा पॉसिबिलिटी कि हाइड्रोजन इस वाले बीटा कार्बन से निकालो, क्लोरीन यहाँ से निकालो, डबल बॉन्ड यहाँ पर बीच में बन जाएगा। तो ये दो पॉसिबल प्रोडक्ट्स। और पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था जो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। तो अगर इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को देखोगे तो इधर एक एल्किल ग्रुप, इधर एक एल्किल ग्रुप, ये डाई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है। और इस डबल बॉन्ड को देखते हो तो इस कार्बन के साथ तो कोई एल्किल ग्रुप नहीं है, इस कार्बन के साथ एक एल्किल ग्रुप है। तो ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन हुआ। और जो डाई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है वो ज़्यादा स्टेबल है, और ज़्यादा स्टेबल है तो यही रिएक्शन का जो है मेजर प्रोडक्ट, इस रिएक्शन का यही जो है मेजर प्रोडक्ट होगा, यही मेन प्रोडक्ट है। ज़्यादातर यही 80-90% यही बनेगा, 10-20% ये भी बन सकता है, ठीक। ये सारी बातें हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कस कर रखी हैं, लेकिन इवन मैकेनिज्म की बात करने जा रहे हैं और बिना E2 को माइंड में रखे हुए हम इवन का डिस्कशन कर दे तो सब बातें आधी रह जाती हैं। एग्जैक्टली कुछ ऐसा ही रिएक्शन फिर से एक बार देखेंगे हम। क्लोरीन CH3, ठीक, बिल्कुल यही सबस्ट्रेट है। पिछली बार हमने क्या किया है? सोडियम एल्कोक्साइड, स्ट्रॉन्ग बेस, साथ ही साथ हीट भी अप्लाई करते हैं। इस बार हम लोग कोई एक अल्कोहल जैसे CH3 CH2OH, ठीक, इथाइल अल्कोहल तुम इसको कहोगे, और इसके साथ इस मॉलिक्यूल को हीट करते चले जाओ, ठीक।
काफ़ी हीट करना पड़ेगा तुम्हें, ठीक, स्ट्रांगली हीट करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत हीट, यहाँ की तुलना में काफ़ी ज़्यादा हीट करेंगे यहाँ पर। तो इथाइल अल्कोहल क्या है, इट्स वर्किंग एज वीक बेस प्लस सॉल्वेंट का भी काम कर रहा है। वीक बेस क्यों, क्योंकि इथाइल अल्कोहल में क्या है, ये रहा इथाइल ग्रुप तुम्हारा, C2H5 लिख दे, इस पूरे पोर्शन को एक साथ लिख दे तो C2H5, फिर ये ऑक्सीजन, फिर ये हाइड्रोजन। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है और ये लोन पेयर डोनेट करके बेस का काम कर सकता है। कोई एल्कोक्साइड आयन है या हाइड्रोक्साइड आयन है, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, लोन पेयर यहाँ भी है, ध्यान देना। बेस का मतलब ही होता है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, मतलब बेस का एक मतलब ये भी होता है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा वो बेस है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये भी डोनेट कर सकता है, ये भी डोनेट कर सकता है, लेकिन तुम देखोगे इसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की बड़ी जल्दी है, नेगेटिव चार्ज है, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से ये फंस गया है, ठीक, इसे जल्दी है, जल्दी से जल्दी रिएक्शन करके अपना नेगेटिव चार्ज खत्म कर देना चाहता है, इसीलिए बहुत जल्दी में, बहुत जल्दी रिएक्शन करेगा। तो ये जल्दी है, इसको जल्दी है रिएक्शन करने की, इसको कोई जल्दी नहीं है। ये स्ट्रॉन्ग बेस हुआ, ये वीक बेस हुआ। तो कोई भी अल्कोहल लिया जा सकता है, हमने इथाइल अल्कोहल ले लिया है क्योंकि सबसे कॉमन अल्कोहल यही है, सबसे आसानी से मिल जाता है, इसीलिए इथाइल अल्कोहल ही बहुत बार प्रीफर करते हैं। लेकिन तुम चाहो तो मिथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, ब्यूटाइल अल्कोहल, कोई भी दूसरा अल्कोहल भी ट्राई कर सकते हो, कोई मुश्किल नहीं होगी। तो ये अल्कोहल लिया जो कि रिएक्शन में सॉल्वेंट का काम करेगा प्लस वीक बेस भी है, और स्ट्रांगली हीट करोगे और फिर से वही होगा, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, ये बीटा कार्बन, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन से क्लोरीन निकालो, बीच में डबल बॉन्ड बना दो, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन से क्लोरीन निकालो, बीच में डबल बॉन्ड बना दो। तो यही जो दो प्रोडक्ट्स यहाँ बने हैं, फिर से वही दोनों प्रोडक्ट्स यहाँ पर भी बनेंगे। और फिर मेजर माइनर की बात करेंगे तो वही जो वहाँ मेजर था वही यहाँ भी मेजर होगा, जो वहाँ माइनर था वो यहाँ पर भी माइनर होगा। लेकिन हाँ, दोनों रिएक्शंस के मैकेनिज्म्स में बहुत अंतर आ चुका है। प्रोडक्ट भले ही दोनों का एक ही है, यहाँ पर भी वही प्रोडक्ट्स बनेंगे, एक तो ये वाला एल्कीन बनेगा, दूसरा ये वाला एल्कीन बनेगा, और जो मोर सब्स्टिट्यूटेड है वो जो है तुम्हारा मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा, जो लेस सब्स्टिट्यूटेड है वो माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा। तो रिएक्शन तो वही हुआ, मतलब रिएक्टेंट वही है, प्रोडक्ट वही है, लेकिन जो रिएजेंट है यहाँ क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस, उसके साथ थोड़ा सा हीट, जैसे 60-70 डिग्री हीट करना पड़ जाएगा तुम्हें। और यहाँ पर क्या है, वीक बेस और स्ट्रांगली हीटिंग, मतलब नियरली रिफ्लक्स करना पड़ेगा। रिफ्लक्स मतलब क्या होता है, रिफ्लक्स क्या होता है, बॉयल करना, एक तरह से तुम कह सकते हो बॉयल करते चले जाओ, बॉयल करते जाओ, चले जाओ, बॉयल करते चले जाओ। तो यहाँ पर जो है बॉयल करेंगे खूब अच्छे से और काफ़ी देर तक बॉयल करेंगे, तो ये वाला रिएक्शन जो है तुम्हें देखने को मिलेगा। दोनों रिएक्शंस का मैकेनिज्म देखोगे तो इसका मैकेनिज्म तो पिछले क्लास में हमने डिस्कस कर ही रखा है, E2 मैकेनिज्म, ठीक, और इस रिएक्शन का मैकेनिज्म अभी डिस्कस करेंगे तो E1 मैकेनिज्म होगा। अब क्या अंतर है E2 और E1 में, वो हम लोग जरा एक बार पकड़ने की कोशिश करें। क्या अंतर है E2 और E1 में, तो देखो ये है तुम्हारा कार्बन चेन, हम एक ही प्रोडक्ट पर फोकस करते हैं। चलो मान लो हम मोर स्टेबल प्रोडक्ट जो बन रहा है उसी पर ध्यान दे रहे हैं, जैसे मोर स्टेबल वाला बनेगा वैसे लेस स्टेबल वाला भी बनेगा। तो जो एल्कोक्साइड आयन है वो स्ट्रॉन्ग बेस है, ये अपना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को डोनेट करना शुरू करेगा। इसने अपना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को डोनेट किया और हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया। जब इधर बॉन्ड बनेगा ये वाला इलेक्ट्रॉन खाली हो जाएगा, दोनों इलेक्ट्रॉनों को यहाँ शिफ्ट कर दो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनेगा। जब इधर बॉन्ड बना तो ये इलेक्ट्रॉन खाली हो जाएगा, ब्रोमीन इलेक्ट्रॉनों को लेकर के निकल जाएगा। सब कुछ एक साथ एक ही स्टेप में, और रिएक्शन का रिजल्ट ये बना कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और ये हो जाएगा ROH। तो ROH प्लस ये ब्रोमीन जो है दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के बाहर निकलेगा, तो ब्रोमीन के ऊपर ये 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, ये रिएक्शन हुआ। ठीक,
दूसरा वाला रिएक्शन जिसमें हमने कोई स्ट्रॉन्ग बेस नहीं लिया है, वहां पर क्या होगा, दूसरे सिचुएशन में ये जो हमारा एल्किल हैलाइड है, ब्रोमीन अपने आप निकलेगा, ब्रोमीन जो है अपने आप निकलेगा, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आया और ब्रोमीन पर नेगेटिव चार्ज आया, ठीक, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ। अब ये कार्बोकैटायन स्पेशली जब तुम हीट कर रहे हो तब की बात, उसी कार्बोकैटायन को यहां पर वापस फिर से लिख लिया है। ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, इधर भी बीटा कार्बन, बीटा पोजीशन से कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन बीच में शिफ्ट करेंगे, यहां डबल बॉन्ड बन जाएगा और H पर प्लस आ जाएगा। तो ये कार्बोकैटायन की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर कार्बोकैटायन जो है वो चाहे तो H+ लूज करके एल्कीन बना सकता है। तो बीटा पोजीशन से एक हाइड्रोजन आयन लूज किया, तुम चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो H+, ठीक, बॉन्ड ब्रेक हुआ, इलेक्ट्रॉन बीच में शिफ्ट किया, हाइड्रोजन पर प्लस आ गया। तो कार्बोकैटायन की ये प्रॉपर्टी होती है कि कार्बोकैटायन बीटा कार्बन से, बीटा पोजीशन से H+ आयन लूज करके एल्कीन में बदल सकता है। लेकिन हाँ, उसके लिए हीटिंग रिक्वायर्ड होता है। नॉर्मल टेम्परेचर पर बहुत मुश्किल से होता है, नॉर्मल टेम्परेचर पर जल्दी नहीं होता है, इसके लिए हीटिंग रिक्वायर्ड होता है। हीट करोगे, काफ़ी अच्छे से हीट करोगे, नियरली बॉयल करोगे, तब जा करके ये चीज़ होता है। तो इसको हमने बॉइलिंग कंडीशन में रखा हुआ है। बॉइलिंग कंडीशन में रखने से क्या होता है, एक तो पहले से ही कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से कार्बन परेशान चल रहा है, कोशिश में है कि किसी तरह से ये पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाए, और फिर तुम उसको हीट कर रहे हो तो ये और ज़्यादा परेशान हो जाएगा, हीट की वजह से और ज़्यादा इसको परेशानी हो रही है। तो जल्दी से जल्दी ये पॉजिटिव चार्ज को मिटाना चाहता है, पॉजिटिव चार्ज को हटाना चाहता है। और दो चीज़ें हो सकती हैं, किसी के साथ रिएक्शन कर ले, प्लस माइनस मिल करके बैलेंस हो जाए, एक तो ये चीज़ हो सकता है, और दूसरा कि बहुत ज़्यादा परेशान है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक किया, इलेक्ट्रॉन बीच में शिफ्ट किया और पॉजिटिव चार्ज अब हाइड्रोजन पर आ गया। अब जो भी परेशानी है वो हाइड्रोजन के पास है, कार्बन के पास अब परेशानी नहीं रही। और हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज थोड़ा स्टेबल होता है कार्बन की तुलना में, राइट। स्पेशली रिएक्शन मीडियम में सॉल्वेंट्स वगैरह के साथ देखें तो हाइड्रोजन का पॉजिटिव चार्ज थोड़ा स्टेबल होता है। तो पॉजिटिव चार्ज कार्बन से इस हाइड्रोजन पर शिफ्ट हो गया। यहाँ से भी ये चीज़ हो सकता था, ठीक, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, हम ये चीज़ इधर से भी प्लान कर सकते थे, ये हाइड्रोजन इधर वाला निकाला जाए तो फिर डबल बॉन्ड इधर बन सकता था, तो एक प्रोडक्ट ये भी पॉसिबल था ना, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये कार्बोकैटायन की सिंपल प्रॉपर्टी है कि कार्बोकैटायन H+ आयन लूज करेगा और H+ आयन लूज करके एल्कीन में बदल सकता है। तो इस मैकेनिज्म में क्या है कि स्ट्रॉन्ग बेस है, वो क्या करता है, ब्रोमीन के निकलने से पहले ये हाइड्रोजन पर रिएक्शन करना शुरू कर देगा। E2 मैकेनिज्म जिसको तुम कहते हो, E2 क्यों कहते हैं, क्योंकि सब कुछ एक ही स्टेप में हो रहा है। ये रहा एल्किल हैलाइड, ये रहा बेस, और रिएक्शन का जो रेट है, रेट ऑफ द रिएक्शन, इट इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ एल्किल हैलाइड एज वेल एज कंसंट्रेशन ऑफ बेस। दोनों के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, इसीलिए E2 एलिमिनेशन बाई मॉलिकुलर, 2 मतलब बाई मॉलिकुलर, इस पर भी डिपेंड कर रहा है, इस पर भी डिपेंड कर रहा है, E2 कहते हो। यहाँ पर क्या हो रहा है, रिएक्शन 2 स्टेप में हो रहा है। पहला स्टेप कार्बोकैटायन का बनना जो कि स्लो स्टेप है, और दूसरा स्टेप कार्बोकैटायन हाइड्रोजन आयन लूज करके एल्कीन तक पहुंचेगा जो कि फास्ट स्टेप है। और हम लोग समझते हैं इस चीज़ को कि जो स्लो स्टेप है वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, और रिएक्शन का जो रेट है इस स्टेप में केवल एल्किल हैलाइड ने पार्टिसिपेट किया है। अच्छा, बेस का तो इसमें कोई पार्टिसिपेशन ही नहीं है, बेस का हमने कोई पार्टिसिपेशन दिखाया ही नहीं। तो अगर बेस का पार्टिसिपेशन दिखाना चाहे, जैसे कि हमने कहा था ना, कोई अल्कोहल ले लो, अल्कोहल क्या करेगा, जैसे हमने इथाइल अल्कोहल लिया था, तो इथाइल अल्कोहल में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर H को डोनेट कर सकता है। लेकिन ध्यान देना,
इसका कोई रोल नहीं है हाइड्रोजन को बाहर निकालने में, हाइड्रोजन अपने आप बाहर निकल रहा है। जैसे होता है ना, अगर एक पेड़ पर आम लटका हुआ है और आम अभी पका नहीं है तो आम अपने आप नहीं गिरेगा, आम को नीचे गिराने के लिए तुमको मेहनत करना पड़ेगा, कुछ नीचे से ईंट पत्थर उठाओ, आम को खींच कर मारो, आम गिर जाएगा, या कुछ डंडा वंडा लाओ जो आम तक पहुंच जाता हो, उससे आम के ऊपर चोट करो तो आम टूट करके नीचे गिर जाएगा, या तुम पेड़ पर खुद चढ़ जाओ और जा करके आम तोड़ करके लाओ। तो ये मेहनत वाला रास्ता है। दूसरा रास्ता, इंतज़ार करो, एक दिन आएगा कि आम पक जाएगा और पकने के बाद खुद नीचे गिर जाएगा, बस तुम नीचे वहाँ खड़े रहो तो सीधा आम जो है तुम्हारे हाथ में। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन आयन है ये अपने आप निकल रहा है, राइट। ब्रोमीन बाहर निकला, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आया, अब इसको जल्दी है हाइड्रोजन लूज करने की, ये हाइड्रोजन को लूज खुद से कर रहा है। ये तो बस हाइड्रोजन आयन निकला और ये उसी समय वहीं पर खड़ा था, क्योंकि तुमने इसको सॉल्वेंट बना दिया है तो इसके मॉलिक्यूल्स आसपास ढेर सारे खड़े रहेंगे। जैसे ही हाइड्रोजन आयन निकला उसने इसको कैच कर लिया। ये मत समझना कि ये हाइड्रोजन आयन को बाहर निकाल रहा है, ठीक। जो लिखा हुआ है अगर सिर्फ इसी को देखोगे तो तुम यही समझोगे कि इसने हाइड्रोजन को पकड़ा, फिर ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुआ, लेकिन ये जो लिखा हुआ है ये पूरी तरह से सच नहीं है, ठीक। लिखने में हमारी मजबूरियाँ होती हैं कि भाई हमें सिंबल्स बनाने, हमें कुछ न कुछ तो बनाना पड़ेगा, तो हमको ये तो बनाना ही पड़ेगा। लेकिन हाँ, जरा सेंस को समझना, जरा फीलिंग को समझो कि ये हाइड्रोजन और कार्बन के बीच का बॉन्ड यहाँ पर जब टूट रहा है, यहाँ पर जब टूट रहा है, दोनों में बड़ा अंतर है। यहाँ पर इस बेस ने मेहनत किया, ये गया हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया, जब ये बॉन्ड बनने लगा तब ये बॉन्ड टूट रहा है, फिर जब ये बॉन्ड बनने लगा तब ये बॉन्ड टूट रहा है। तो ये एक्टिवली काम कर रहा है हाइड्रोजन को बाहर निकालने के लिए। हाइड्रोजन का निकलना शुरू हुआ, इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट किया, डबल बॉन्ड बना, ये इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, ब्रोमीन को मिला। तो इसका रोल है हाइड्रोजन को बाहर निकालने में। अभी आम पका नहीं है, इसको खींच करके बाहर निकालना पड़ रहा है। अगर आम पक जाता तो अपने आप गिर जाता, और यहाँ पर क्या है, आम पक चुका है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इसे खुद जल्दी है, जल्दी से जल्दी हाइड्रोजन को बाहर निकाला जाए। तो ये खुद हाइड्रोजन को बाहर निकलेगा और जब H पर प्लस आ रहा है उसी समय ये आकर के हाइड्रोजन को कैच कर लेगा। तो अगर इस हाइड्रोजन को हम यहाँ पर देखें तो फ्री न लिख करके ऐसे भी लिख सकते हैं, C2H5O और H, ठीक, C2H5OH, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन को जोड़ दिया तो प्लस का चार्ज इस पर चला जाएगा। तो मोस्टली जो हाइड्रोजन लिखते हैं वो फ्री फॉर्म में नहीं रहता है, हाइड्रोजन जो भी सॉल्वेंट रहता है, सॉल्वेंट और हाइड्रोजन आयन मिल करके कुछ इस तरह के सिचुएशंस क्रिएट कर देते हैं। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस है, वो हाइड्रोजन को शुरू से ही निकालने में लगा हुआ है। यहाँ पर वीक बेस है, देखने में लग रहा है कि हाइड्रोजन को निकालने में लगा हुआ है, लेकिन जो दिख रहा है वो पूरी सच्चाई नहीं है। सच्चाई है कि हाइड्रोजन अपने आप निकल रहा है और बस ये बगल में खड़ा है, पेड़ से आम गिरा और ये पेड़ के नीचे ही खड़ा है तो आम तो इसी को मिल जा रहा है, बस ऐसी ही बात है। तो यहाँ हाइड्रोजन अपने आप निकला, ठीक। तो बेस का कोई खास रोल नहीं है। अगर इसकी जगह कोई और भी बेस होता, ये इवन बेस न भी होता, तब भी रिएक्शन कुछ ऐसा ही डायरेक्शन में चलता। लेकिन हम सॉल्वेंट बेस नहीं लेंगे तो सॉल्वेंट तो लेंगे ना, वही सॉल्वेंट जो है बेस का काम कर दे रहा है। तो इनफैक्ट देखा जाए तो हमने कोई बेस लिया ही नहीं है। जो सॉल्वेंट है वो स्वयं बेस का काम कर रहा है, ठीक। सॉल्वेंट जो है वो खुद बेस का काम कर दे रहा है, तो कोई बेस हमने लिया ही नहीं। हम लोग कहते हैं कि वीक बेस लिया है, बट इनफैक्ट देखा जाए तो हमने कोई बेस नहीं लिया है। फिर भी जो है थियोरेटिकली हम लोग ऑन पेपर डिस्कशन करते समय कहते हैं हम लोग वीक बेस। अगर सपोज कभी बेस की बात भी करनी पड़े तो स्ट्रॉन्ग बेस नहीं, वीक बेस। ये स्ट्रॉन्ग बेस, ये वीक बेस। ये हाइड्रोजन को पेड़ पर चढ़ करके तोड़ कर लाएगा और यहाँ पर क्या है, ये हाइड्रोजन खुद नीचे गिरेगा और बस उसको कैच कर लेगा। तो दो स्टेप, स्लो एंड फास्ट। जो बेस है वो दूसरे स्टेप में आया हुआ है। पहले तो ये आया कि नहीं आया, ये भी थोड़ा दूसरे टाइप की बातें हैं। और अगर आया भी, चलो मान लिया कि बेस ने हाइड्रोजन को निकाला, तो भी ये दूसरे स्टेप में काम कर रहा है। पहले स्टेप में बेस का कोई रोल नहीं है। जो अपना एल्किल हैलाइड अकेले मेहनत कर रहा है, जो स्लो काम है, जो कठिन काम है, जो धीरे धीरे हो रहा है, उसको ये अकेले कर रहा है। बेस का इसमें कोई रोल नहीं है, ठीक। बेस का रोल सेकंड स्टेप में है। फर्स्ट स्टेप जो कि मुश्किल स्टेप है, जिसमें मेहनत ज़्यादा लगनी है, एल्किल हैलाइड उस स्टेप को अकेले अपने मेहनत से कर रहा है। तो सारा का सारा क्रेडिट एल्किल हैलाइड को मिलेगा। रिएक्शन का रेट केवल और केवल इस पर डिपेंड करेगा, और हम बोलेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन एल्किल हैलाइड। और केवल एक ही मॉलिक्यूल पर डिपेंड कर रहा है, इसीलिए E1 मैकेनिज्म कहते हो। E मतलब एलिमिनेशन, 1 मतलब यूनिमॉलिक्यूलर। तो ये सब कुछ एक स्टेप में और यहाँ 2 स्टेप में। पहला स्टेप कार्बोकैटायन का बनना,
दूसरा स्टेप, कार्बोकैटायन से H+ निकलेगा और H+ निकलेगा तो एल्कीन बनेगा। E2 मैकेनिज्म में अपने को स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए जो कि हाइड्रोजन को पहले से ही निकालेगा, और यहाँ पर क्या है, वीक बेस चाहिए, क्योंकि वीक बेस रहेगा तभी कार्बोकैटायन बनेगा, क्योंकि अगर स्ट्रॉन्ग बेस रहा तो वो पहले से लग जाएगा रिएक्शन करने में। एक आम को पेड़ से गिरने ही नहीं देगा, उससे पहले वो चढ़ जाएगा पेड़ पर कि चलो हम आम तोड़ करके लाते हैं। तो स्ट्रॉन्ग बेस नहीं लेना है, वीक बेस लेना है। ब्रोमीन निकलेगा, कार्बोकैटायन बनेगा, और कार्बोकैटायन बनने के बाद उसमें से H+ निकलेगा तो फिर आगे एल्कीन बनेगा, राइट। मोर स्टेबल एल्कीन ज़्यादा, लेस स्टेबल एल्कीन कम। इस मैकेनिज्म में क्या है, क्या ये प्राइमरी एल्किल हैलाइड के साथ हो सकता है, तो आंसर है यस, प्राइमरी के साथ हो सकता है। सेकेंडरी एल्किल हैलाइड के साथ हो सकता है, आंसर है यस, सेकेंडरी के साथ भी हो सकता है। टर्शियरी एल्किल हैलाइड के साथ हो सकता है, तो आंसर है यस, टर्शियरी के साथ भी हो सकता है, कि बेस को हाइड्रोजन पर पहुंचना है, जहाँ भी बीटा हाइड्रोजन है वहाँ पर पहुंचेगा और पहुंच करके हाइड्रोजन निकालेगा और रिएक्शन आगे बढ़ निकलेगा। इस मैकेनिज्म की बात करें, क्या ये टर्शियरी के साथ हो पाएगा, तो आंसर है यस, कार्बोकैटायन टर्शियरी में बहुत स्टेबल होता है, काफ़ी स्टेबल होता है, तो टर्शियरी में तो ये जल्दी होगा, इसलिए टर्शियरी में खूब आसानी से होगा। सेकेंडरी में हो पाएगा क्या सेकेंडरी सिचुएशन में ये रिएक्शन चलेगा, ये मैकेनिज्म फॉलो करेगा। सेकेंडरी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी भी ठीक ठाक होती है, टर्शियरी के जैसा स्टेबल तो नहीं है, लेकिन सेकेंडरी कार्बोकैटायन भी ठीक है, इतना स्टेबल होता है, उसमें भी ये मैकेनिज्म चल पाएगा। प्राइमरी में क्या ये मैकेनिज्म चलेगा, तो प्राइमरी कार्बोकैटायन नहीं बन पाता है, ठीक। प्राइमरी कार्बोकैटायन अगर बनता हुआ दिखाई पड़े तो कह देना कि ये मैकेनिज्म अब नहीं चल पाएगा। तो इवन मैकेनिज्म प्राइमरी एल्किल हैलाइड्स के साथ नहीं होता है, E2 के सेकेंडरी एल्किल हैलाइड के साथ होता है, टर्शियरी एल्किल हैलाइड के साथ होता है, जबकि E2 जो है सबके साथ होता है, प्राइमरी के साथ भी होता है, सेकेंडरी के साथ भी होता है, टर्शियरी के साथ भी होता है। और रेट ऑफ रिएक्शन देखें तो टर्शियरी के साथ सबसे ज़्यादा, सेकेंडरी के साथ उससे कम, प्राइमरी के साथ सबसे कम। इवन में भी टर्शियरी के साथ सबसे ज़्यादा, सेकेंडरी के साथ और कम, प्राइमरी के साथ होता तो नहीं है, लेकिन फिर भी चलो हम क्रम के हिसाब से अगर एडजस्ट करें तो कहेंगे इसमें सबसे आसानी से, इसमें सबसे मुश्किल से, इसमें इतना मुश्किल है कि नहीं हो रहा है तो चलो सबसे पीछे रख दो उसको। तो दोनों में जो एल्किल हैलाइड्स की रिएक्टिविटी है, टर्शियरी एल्किल हैलाइड यहाँ पर सबसे आसानी से रिएक्शन करेगा, क्यों, क्योंकि कार्बोकैटायन सबसे आसानी से बनेगा, फिर सेकेंडरी की बारी आएगी, फिर प्राइमरी की बारी आएगी। यहाँ पर भी टर्शियरी एल्किल हैलाइड सबसे आसानी से रिएक्शन कर रहा है, लेकिन यहाँ रीजन कुछ और है, क्योंकि उसमें कार्बोकैटायन बनता नहीं, इसलिए कार्बोकैटायन वाला रीजन मत दे देना गलती से, वहाँ एल्कीन की स्टेबिलिटी डिसाइड करती है, एल्कीन ज़्यादा स्टेबल। प्राइमरी एल्किल हैलाइड से लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनेगा, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड से मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनेगा, टर्शियरी एल्किल हैलाइड से और भी ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनेगा। तो एल्कीन की स्टेबिलिटी वहाँ पर जो है चीज़ों को कंट्रोल कर रही है, और यहाँ पर कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी से चीज़ें कंट्रोल हो रही है, लेकिन रिएक्टिविटी का ऑर्डर सेम है, टर्शियरी सेकेंडरी प्राइमरी, टर्शियरी सेकेंडरी प्राइमरी, ठीक, लेकिन रीजन अलग अलग है। यहाँ पर रीजन क्या है, रिएक्टिव स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, यहाँ पर रीजन क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे, ठीक। फिर ये जो हमारा इवन मैकेनिज्म है, इवन मैकेनिज्म, इसमें कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट भी हो सकता है, कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, जब एल्कीन्स का रिएक्शन हमने स्टार्ट किया था तो उस समय कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट भी तुम्हें समझाया था। तो कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट, अगर जैसे ये कार्बोकैटायन है, अभी क्या है, ये कार्बोकैटायन सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, यहाँ पर अगर ये हाइड्रोजन यहाँ से निकलकर यहाँ शिफ्ट हो जाए, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट कहते हो ना, तो हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पर आ जाएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन भी यहाँ से यहाँ पहुँचाएंगे हम, क्योंकि बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो हाइड्रोजन पहुँचा यहाँ से यहाँ, हाइड्रोजन पहुँच गया यहाँ, पॉजिटिव चार्ज इधर, ठीक। तो अभी इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन हुआ करते थे,
जब 2 इलेक्ट्रॉन पहुंचा तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट, और अब इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो पॉजिटिव चार्ज इधर वाले कार्बन से इधर वाले कार्बन पर शिफ्ट हो गया, और ये टर्शियरी कार्बोकटायन है। तो कार्बोकटायंस क्या करते हैं, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट या फिर 1,2 एल्किल शिफ्ट के बारे में भी बात करी हुई है हमने। तो 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट या 1,2 एल्किल शिफ्ट के जरिए लेस स्टेबल कार्बोकटायन कैन कन्वर्ट टू मोर स्टेबल कार्बोकटायन। तो सेकेंडरी से टर्शियरी, प्राइमरी से टर्शियरी, ये सब बड़ी आसानी से होता है। तो अब जैसे मान लो अपने पास ये एल्कीन है, सॉरी ये एल्किल हैलाइड है, अपने पास ये एल्किल हैलाइड है और इसे हम C2H5OH के साथ हम रिफ्लक्स कर रहे हैं। रिफ्लक्स एग्जैक्टली होता क्या है, रिफ्लक्स पर थोड़ी बात हम लोग कर ले यहाँ पर। जैसे कोई बर्तन है, मान लो तुमने इसमें पानी भर दिया है और इसको हीट कर रहे हो। हीट करोगे तो पानी बॉयल होगा, इसका भाप बनेगा, भाप निकल करके बाहर भाग जाएगा। बाहर भागेगा तो क्या होगा, कुछ देर में सारा का सारा पानी उड़ जाएगा। ठीक, अब एक दूसरा सिचुएशन, यहाँ पर क्या करो, एक बड़ा सा कंडेंसर लगा दो, एक ट्यूब रहेगा, ग्लास का बना हुआ एक ट्यूब रहेगा जो जिसकी लंबाई थोड़ी अच्छी खासी रहती है, और ये ऊपर से ऐसे खुला रहेगा। ठीक, यहाँ पर ये सील्ड है। तो अब ये जो यहाँ से पानी का भाप उठेगा, अब इसको इतना लंबा रास्ता ट्रेवल करके ये ऊपर जा करके यहाँ से निकलना पड़ेगा। तो अगर रास्ते की लंबाई सफिशिएंट रखी जाए तो जो पानी की भाप ऊपर जा रही है ये दीवार से टकराएगा और टकरा करके वापस नीचे गिर जाएगा। ठीक, पानी की भाप जो ऊपर जा रही है टकरा करके वापस फिर से इसी में गिर जाएगा। तो होगा क्या कि यहाँ पर जो भी पानी है वो इवेपोरेट होकर के बाहर नहीं जा पाएगा। बॉयल हो रहा है, वेपर बन रहा है, वेपर ऊपर भी चढ़ रहा है, लेकिन वापस फिर से नीचे गिर जा रहा है। तो जब इस तरह से बॉयल करते हैं तो इसको केमिस्ट्री में बोलते हैं रिफ्लक्स करना। तो मतलब यहाँ जो सॉल्वेंट है ये खत्म नहीं होगा, बॉयल खूब होगा लेकिन खत्म नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऊपर जा रहा है फिर फिसल करके वापस नीचे गिर जा रहा है। और अगर ये ट्यूब हटा दे तो इस ट्यूब के हटाने से क्या होगा, वेपर सीधे बाहर निकल करके भाग जाएगा और कुछ देर में जो भी सॉल्वेंट है या जो भी पानी वगैरह बॉयल कर रहे हो वो खत्म हो जाएगा। तो जब हम कहते हैं रिफ्लक्स तो हमारा मतलब होता है हीट कर रहे हैं, बॉयल कर रहे हैं, वेपर बन रहा है, लेकिन वेपर को भागने नहीं देंगे, वापस फिर से नीचे गिरा देंगे। और ये जो बीच में हम लोगों ने ट्यूब लगा रखा है इसको हम लोग नाम देते हैं कंडेंसर। कंडेंस कर रहा है ना, कंडेंस, वेपर को कंडेंस करके लिक्विड बना रहा है। वेपर से लिक्विड बनना कंडेंसेशन कहलाता है। और इसको कंडेंसेशन को कराने के लिए जो अपैरेटस, जो इंस्ट्रूमेंट अप्लाई कर रहे हैं उसे कंडेंसर नाम दे रहे हैं। ठीक, तो इस कंडेंसर का काम क्या है कि वेपर को वापस नीचे गिरा देना। कभी कभी होता क्या है कि कंडेंसर में बाहर से एक एक्स्ट्रा लेयर लगा रहता है। इस एक्स्ट्रा लेयर में क्या होगा, कंडेंसर में एक एक्स्ट्रा लेयर ऐसे बाहर से लगा रहेगा, और कभी कभी क्या अक्सर लगा रहता है। इस एक्स्ट्रा लेयर में क्या है, यहाँ से तुम पानी भेजोगे, वाटर, तो पानी की मदद से क्या होगा, पानी ऐसे इधर से जाकर के इधर से निकल जाएगा। इससे पानी का कोई कांटेक्ट नहीं, लेकिन पानी की वजह से इसकी दीवार जो है ठंडी रहेगी। दीवार ठंडी रहेगी तो क्या होगा, जो भी यहाँ से वेपर्स ऊपर उठेंगे जल्दी से ठंडे दीवार से टकरा करके फिर से लिक्विड में बदल जाएंगे और वापस नीचे गिर जाएंगे। तो जो कंडेंसेशन है और इफेक्टिव वे में और आसानी से हो जाता है। तो कभी कभी एयर कंडेंसर, कभी कभी वाटर कंडेंसर। एयर कंडेंसर रहेगा तो ये पानी को फ्लो कराने की ज़रूरत नहीं है, और वाटर कंडेंसर मतलब पानी भी इसमें फ्लो कराते रहोगे ताकि इसका जो दीवार है अंदर वाला वो ठंडा रहे, और जैसे ही वेपर उठेगा दीवार से टकराएगा, टकरा करके वापस नीचे गिर जाएगा। तो इस तरह से रिफ्लक्स जो होता है वो बॉयलिंग से थोड़ा, वो बॉयलिंग ही रहा है लेकिन थोड़ा सा कुछ स्पेशल चीज़ें भी हो रही है कि हम वेपर को भागने नहीं दे रहे, वापस पकड़ पकड़ के नीचे खींच ला रहे हैं। तो रिफ्लक्स करोगे, क्लोरीन निकलेगा। ठीक, क्लोरीन के निकलने से इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्लोरीन के निकलने से इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक, सीधे सीधे लिख रहे हैं CH2+। फिर ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, यहां से हाइड्रोजन आयन निकालोगे, यहीं पर डबल बॉन्ड बन जाएगा।
तो यही एल्कीन जो है तुम्हारे हाथ में आएगा और कुछ नहीं। लेकिन होता क्या है कि 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, हाइड्रोजन यहां से निकलकर यहां भी जा सकता है, मतलब यहां से निकलकर यहां चला जाएगा। तो जब 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा तब क्या होगा, तब हाइड्रोजन पहुंचा यहां पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पर, और अब ये कार्बन अल्फा कार्बन की तरह से बिहेव करेगा ना, जहां पॉजिटिव चार्ज है। बीटा ये हुआ, बीटा ये हुआ, बीटा ये हुआ। हाइड्रोजन आयन यहां से निकालोगे डबल बॉन्ड यहां बनेगा, हाइड्रोजन आयन यहां से निकालोगे डबल बॉन्ड यहां बनेगा। दोनों आपस में इक्विवेलेंट है, तो किसी एक जगह से हाइड्रोजन आयन निकालो, दूसरे को इग्नोर कर दो। अल्फा ये बीटा, अल्फा ये बीटा, अल्फा ये बीटा। हाइड्रोजन आयन यहां से भी निकाल सकते हो, तो डबल बॉन्ड यहां भी बन सकता है। तो जब हाइड्रोजन आयन लूज कराओगे यहां से, तो एक प्रोडक्ट ये मिलेगा, ठीक, डबल बॉन्ड इधर बना, प्लस डबल बॉन्ड इधर बन गया, ठीक। हाइड्रोजन आयन यहां से निकाला, डबल बॉन्ड यहां बन गया, हाइड्रोजन आयन यहां से निकाला, डबल बॉन्ड यहां बन गया। ये दोनों आपस में इक्वल है, इसीलिए हाइड्रोजन आयन जब यहाँ से निकाल लिया तो अब यहाँ से निकालने के बारे में नहीं सोचेंगे। तो ये दो पॉसिबल प्रोडक्ट्स, ये दोनों कॉमन है, मतलब हम ये नहीं कह सकते कि 1, 2, 3 प्रोडक्ट्स बने, हम बोलेंगे 1, 2 प्रोडक्ट्स बने, ये दोनों कॉमन है तो 2 बार काउंट करने की जरूरत नहीं है। तो इस एल्किल हैलाइड से क्लोरीन को निकाला, क्लोरीन निकलने से यहाँ प्लस का चार्ज आया, ये बना। अगर सीधे H प्लस बाहर निकल जाए तो यहीं पर डबल बॉन्ड बनेगा, वो एल्कीन बन जाएगा, ठीक। या फिर हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ पहले पहुँचा दे, कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट हो गया, फिर हाइड्रोजन आयन इधर से निकाला तो वो वाला एल्कीन, और हाइड्रोजन आयन इधर से निकाला तो ये वाला एल्कीन। तो अगर रीअरेंजमेंट ना होता तो ये एल्कीन बनना पॉसिबल नहीं था, लेकिन रीअरेंजमेंट की वजह से ये वाला एल्कीन बनेगा, और यही इसका मेजर प्रोडक्ट है, ध्यान देना, यही मेजर प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि ये एल्कीन जो है देखो डाई सब्सटीट्यूटेड है, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इस कार्बन पर तो कोई एल्किल ग्रुप नहीं है, इस कार्बन पर 2 एल्किल ग्रुप्स है, तो डाई सब्सटीट्यूटेड। और इसमें देखोगे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इस कार्बन पर 2 एल्किल ग्रुप्स, इस कार्बन पर 1 एल्किल ग्रुप, तो ये ट्राई सब्सटीट्यूटेड है। ट्राई सब्सटीट्यूटेड है मतलब ज़्यादा स्टेबल होगा, ज़्यादा बनेगा। तो ये मेजर प्रोडक्ट, वो माइनर प्रोडक्ट। तो इस तरह से बीच बीच में रीअरेंजमेंट्स भी देखने को मिलेंगे इवन मैकेनिज्म के दौरान। E2 में रीअरेंजमेंट नहीं होगा। अगर यही एल्किल हैलाइड अपने पास, फिर से एक बार इसको बनाते हैं, यही एल्किल हैलाइड रहे और इसको हम स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, कह दो सोडियम इथॉक्साइड के साथ हीट कर रहे हैं, क्या एल्कीन बनेगा? तो देखो यहां से ब्रोमीन निकलेगा, ये अल्फा, और यहां पर हाइड्रोजन है, बीटा कार्बन। तो जो सोडियम इथॉक्साइड है उसमें इथॉक्साइड आयन को पकड़ो, ये करेगा हाइड्रोजन पर अटैक, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुआ, ब्रोमीन यहाँ निकला, तो बस यहीं पर डबल बॉन्ड बनेगा और केवल एक प्रोडक्ट। अगर रिएक्शन E2 मैकेनिज्म से होगा, वही सबस्ट्रेट है, यही वाला एल्किल हैलाइड इस रिएक्शन के लिए लिया था, तो E2 मैकेनिज्म से केवल एक प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि E2 में कार्बोकैटायन बनता नहीं है, रीअरेंजमेंट होता नहीं, तो केवल एक ही प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। लेकिन अगर मैकेनिज्म E1 बना दे, हम स्ट्रॉन्ग बेस का इस्तेमाल ना करें, हम वीक बेस का इस्तेमाल करें, जो सॉल्वेंट है वही बेस है, तो कार्बोकैटायन बनेगा, कार्बोकैटायन से ये एल्कीन बन सकता है, या फिर कार्बोकैटायन में रीअरेंजमेंट हुआ तो मोर स्टेबल कार्बोकैटायन, फिर इस कार्बोकैटायन से ये 2 एल्कीन्स बन सकते हैं। तो ये दोनों कॉमन हो गए, इसीलिए हमने कहा 2 एल्कीन्स बनेंगे, और ये ज़्यादा सब्सटीट्यूटेड एल्कीन है तो डेफिनेटली ये ज़्यादा बनेगा, वो कम बनेगा। तो इस वे में हम लोग E1 में रीअरेंजमेंट देखेंगे और E2 में कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा। हम लोग एक और एग्जांपल ले सकते हैं इस पर। जैसे सपोज यहाँ पर एक ऐसे साइकिल है, रिंग है, फिर इधर कार्बन चेन, यहाँ पर एक ब्रोमीन कनेक्टेड है। हम 2 रास्ते, एक में हमने C2H5ONA लिया, हीट कर रहे हैं, दूसरे में C2H5OH लिया और रिफ्लक्स कर रहे हैं। ठीक, इसके साथ भी जैसे कभी कभी तुम देखोगे ना तो तुम्हें ऐसा लिखा हुआ मिल जाएगा C2H5ONA, C2H5OH,
एंड हीट। तो ये हुआ बेस, ये हुआ सॉल्वेंट, और यहां पर ये क्या है, ये जो है बेस भी है प्लस सॉल्वेंट भी है, दोनों काम एक साथ कर रहा है, और इसमें दोनों अलग अलग है। तो बेस के साथ साथ सॉल्वेंट भी लेते हैं, ठीक। अभी तक जितने एग्जांपल्स लिए हमने उसमें सॉल्वेंट का नाम नहीं लिखा, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि तुम ज़्यादा चीज़ों को देख करके घबरा जाओ, इसीलिए कभी कभी चीज़ों को हम गायब कर देते हैं, बाद में सही समय आता है तो बताते हैं। तो E2 मैकेनिज्म में बेस प्लस सॉल्वेंट दोनों अलग अलग, यहाँ पर जो सॉल्वेंट है वही बेस है, राइट। तो इसमें क्या होगा, ये जो बेस है ऑक्सीजन पर माइनस, सोडियम पर प्लस, ये ब्रोमीन यहाँ पर हाइड्रोजन है, ये ब्रोमीन यहाँ पर भी हाइड्रोजन है। तो ये तुम्हारा जो बेस है या तो इस हाइड्रोजन पर अटैक करेगा, ये अल्फा ये बीटा, ये अल्फा ये बीटा, ये बेस जो है या तो इस हाइड्रोजन पर अटैक करेगा या तो इस हाइड्रोजन पर अटैक करेगा। अगर इस हाइड्रोजन पर अटैक किया तो यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, इस हाइड्रोजन पर अटैक किया तो यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा। तो जो दो पॉसिबल प्रोडक्ट्स हैं, एक डबल बॉन्ड यहाँ पर और दूसरा डबल बॉन्ड यहाँ पर, ठीक। अब इवन मैकेनिज्म में आ जाए तो पहले तो ब्रोमीन निकलेगा, ब्रोमीन के निकलने से इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, फिर यहाँ पर देखो जो हाइड्रोजन है यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर देना। जब हाइड्रोजन को यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दोगे तो पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पर शिफ्ट हो जाएगा। तो शुरू शुरू में तो ये कार्बोकैटायन बनेगा, लेकिन 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट के जरिए कार्बोकैटायन बदल गया, ठीक। इस कार्बोकैटायन से क्या क्या एल्कीन बन सकता है, तो इधर से हाइड्रोजन हटाओगे यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, इधर से हाइड्रोजन हटाओगे यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा। तो एक एल्कीन ये वाला, दूसरा एल्कीन ये वाला, और इस कार्बोकैटायन से क्या क्या एल्कीन बन सकता है, देखो हाइड्रोजन यहाँ से हटा सकते हो, ये अल्फा तो ये बीटा, हाइड्रोजन यहाँ से हटा सकते हो, ये अल्फा तो ये बीटा, हाइड्रोजन यहाँ से भी हटा सकते हो, ये अल्फा तो ये बीटा। जब हाइड्रोजन यहाँ से हटाओगे तो डबल बॉन्ड यही बनेगा, हाइड्रोजन यहाँ से हटाओगे डबल बॉन्ड यहीं पर बनेगा, हाइड्रोजन यहाँ से हटाओगे तो डबल बॉन्ड यही बनेगा। ये दोनों इक्विवेलेंट है, तो एक तरफ बनाएंगे एक तरफ छोड़ देंगे। तो चलो एक डबल बॉन्ड यहाँ बना लिया, एक डबल बॉन्ड यहाँ बना लिया, ठीक। डबल बॉन्ड यहाँ बनाया तो, और डबल बॉन्ड यहाँ बनाया तो, और ये दोनों कॉमन हो गए। तो हम ये नहीं बोलेंगे कि 1 2 3 4 एल्कीन, चूंकि दोनों कॉमन है इसलिए 1 2 3 पॉसिबल एल्कीन्स इस रिएक्शन में हो सकते हैं। फिर ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे सिस ट्रांस देखेंगे तो और भी पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी, बिना सिस ट्रांस के इन्वॉल्वमेंट के, केवल डबल बॉन्ड के पोजीशन के बेसिस पर 3 रिजियो आइसोमर्स बोलते हैं। जब केवल डबल बॉन्ड का पोजीशन देखते हैं, सिस ट्रांस नहीं देखते हैं, तो रिजियो वर्ड इस्तेमाल करते हैं, रिजियो आइसोमर्स। तो 1 2 3 जगहों पर डबल बॉन्ड बन सकता है। और सिस ट्रांस भी देखना शुरू कर दे तो इसमें तो नहीं हो पाएगा, इसमें भी नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ इसका सिस और ट्रांस 2 फॉर्म बन सकता है। तो ये सिस फॉर्म में भी बनेगा और ट्रांस फॉर्म में भी बनेगा। तो टोटल 1 2 इसका सिस फॉर्म, इसका ट्रांस फॉर्म, 4 एल्कीन्स जो है तुम्हें देखने को मिलेंगे। सबसे ज़्यादा कौन बनेगा, तो ये तो डाई सब्सटीट्यूटेड है, एक उधर सब्सटीट्यूएंट एक इधर सब्सटीट्यूएंट। ये इस कार्बन को देखो तो इधर एक कार्बन चेन है, तो एक सब्सटीट्यूएंट, इधर कार्बन चेन है एक सब्सटीट्यूएंट, इधर कार्बन चेन एक सब्सटीट्यूएंट, ट्राई सब्सटीट्यूटेड। सेम वे इसको देखो तो ये भी इधर सब्सटीट्यूएंट इधर सब्सटीट्यूएंट इधर सब्सटीट्यूएंट, ट्राई सब्सटीट्यूटेड ट्राई सब्सटीट्यूटेड। तो ये दोनों ज़्यादा बनेंगे, ये वाला कम बनेगा, ठीक। अब इन दोनों में से एग्जैक्टली कौन ज़्यादा बनेगा ये थोड़ा कहना उतना अच्छा नहीं है, उतना खोजने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी तुम्हें, राइट। मोस्टली हम लोगों को जो प्रश्न दिए जाते हैं, प्रश्न देने वाला अगर समझदार है तो तुम्हें ऐसे फालतू सिचुएशंस में फंसाएगा ही नहीं कि ये भी ट्राई सब्सटीट्यूटेड वो भी ट्राई सब्सटीट्यूटेड, बताओ कौन ज़्यादा बनेगा। ऐसे प्रश्नों में तुम्हें नहीं फंसाएगा। अब किसी गधे के हाथ में पेपर चला जाए बनाने को, जिसको कुछ अता पता नहीं है, बस वो थोड़ा सा किसी तरह से पढ़ लिया है कहीं गुड़ गोबर करके, तो वो जो है कुछ भी किसी को भी परेशान कर सकता है। और आजकल गधे पता नहीं कहाँ पहुँच जा रहे हैं, तो फिर कुछ भी हो सकता है। लेकिन समझदारों के हाथ में पेपर रहेगा तो कभी फालतू प्रश्न तुमसे नहीं पूछेंगे, इस तरह के सिचुएशंस में तुमको कभी फंसाएंगे ही नहीं कि तुम बताओ दोनों में से कौन मेजर, दोनों में कौन ज़्यादा बनेगा कौन कम बनेगा। ये भी ट्राई सब्सटीट्यूटेड, ये भी ट्राई सब्सटीट्यूटेड, दोनों नियरली इक्वल अमाउंट में, 2-4% आगे पीछे हो जाए तो उसको हम इग्नोर करेंगे। जितना ये बनेगा लगभग उतना ये बनेगा, थोड़ा बहुत ये भी बनेगा, राइट। सिस ट्रांसफॉर्म इसका। तो इसके साथ हमने जब
स्ट्रॉन्ग बेस वाला ट्रीटमेंट किया तो सिर्फ ये दो प्रोडक्ट्स बन रहे थे, ये डाई सब्सटीट्यूटेड, ये ट्राई सब्सटीट्यूटेड, तो डेफिनेटली ये ज़्यादा वो कम। लेकिन जब वीक बेस वाला ट्रीटमेंट किया, E2 मैकेनिज्म किया, तो दो प्रोडक्ट्स बनते थे। इसको भी अगर सिस ट्रांस करके देखें तो 3 हो जाएगा, क्योंकि ये सिस ट्रांस तो हो ही सकता है ना। तो एक इसका सिस, इसका ट्रांस, 2 और 3 पॉसिबल प्रोडक्ट्स यहाँ पर होंगे, जिसमें से ये सबसे ज़्यादा बनेगा क्योंकि सबसे ज़्यादा सब्सटीट्यूटेड है। जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है, कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन से रीअरेंजमेंट के बाद दूसरा कार्बोकेटायन, फिर इस कार्बोकेटायन से पॉसिबल प्रोडक्ट्स देखें, इस कार्बोकेटायन से पॉसिबल प्रोडक्ट्स देखें, और कुल मिलाकर के समझ में आ रहा है कि 1 2 3 4 प्रोडक्ट्स बनेंगे। मेजर माइनर वैसे तो हम लोग अगर सिंपल केसेज रहे तो जज कर सकते हैं, लेकिन इस तरह के टेढ़े मेढ़े सिचुएशन में कि ये भी ट्राई सब्सटीट्यूटेड, वो भी ट्राई सब्सटीट्यूटेड, बताओ कौन ज़्यादा कौन कम, हम लोग ऐसे डिसीजन करने से बचेंगे। ठीक, एग्जाम में भी ऐसे फालतू के प्रश्न हमें नहीं आते हैं, तो हम क्यों अपना सिर फोड़ें। बाकी तुम्हें अगर अपना सिर फोड़ना है तो किताबें हाजिर है, तुम जाओ और अपना सिर फोड़ करके अपना सिर जो है घायल करो, हमें क्या है। तो E2 में रीअरेंजमेंट नहीं होगा, E1 में रीअरेंजमेंट होगा। फिर इसके बाद एक तो हम लोगों ने रिएक्शन के मैकेनिज्म की बात कर ली, रिएक्शन का रेट किस पर डिपेंड करेगा, बेस कैसा चाहिए, सॉल्वेंट कैसा चाहिए, हीट कितना करना पड़ेगा, रीअरेंजमेंट होगा नहीं होगा, सारी बातें करी। थोड़ी सी बातें स्टीरियोकेमिस्ट्री पर, स्टीरियोकेमिस्ट्री पर। ठीक, जैसे सपोज हम एक सुटेबल मॉलिक्यूल लें, हम एक सुटेबल मॉलिक्यूल ले लें, हम यहाँ पर कह दो एक ब्रोमीन लगा देते हैं ना, हमने यहाँ एक ब्रोमीन लगा दिया सामने की तरफ, और उसके बाद ब्रोमीन लगाने के बाद इधर जो है एक कह दो कोई ग्रुप लगाते हैं, कौन सा ग्रुप लगा दे तुम्हारे लिए, चलो मिथाइल ग्रुप लगाते हैं। ठीक, मिथाइल ग्रुप लगा दिया, और फिर एक इधर जो है एक इथाइल ग्रुप लगा दिया, और फिर इसके साथ हम लोग कोई स्ट्रॉन्ग बेस चुन लेते हैं, जैसे C2H5O-। E2 मैकेनिज्म होगा, और E2 मैकेनिज्म में हम लोगों ने डिस्कस किया है कि रिएक्शन एंटी एलिमिनेशन होता है, एंटी एलिमिनेशन होता है। एंटी एलिमिनेशन बोले तो ब्रोमीन अगर सामने है, ये अल्फा कार्बन जहां पर ब्रोमीन सामने की तरफ है, तो बीटा कार्बन पर ब्रोमीन हाइड्रोजन जो है वो पीछे होना चाहिए, तभी रिएक्शन होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो ब्रोमीन सामने है, अब अगर यहां पर देखो ये अल्फा ये बीटा, तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो पीछे की तरफ होना चाहिए, लेकिन है क्या, यहाँ पर इथाइल पीछे की तरफ लिखा हुआ है, तो डेफिनेटली हाइड्रोजन सामने की तरफ होगा। मतलब यहाँ वाला हाइड्रोजन इस ब्रोमीन के साथ बाहर जाएगा ही नहीं। ठीक, यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो ब्रोमीन के साथ बाहर जाएगा ही नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन भी सामने, ब्रोमीन भी सामने, एंटी वाला अरेंजमेंट बना नहीं। यहाँ मिथाइल सामने है, तो डेफिनेटली हाइड्रोजन क्या होगा, वो पीछे होगा। तो ब्रोमीन निकलेगा सामने की तरफ से, हाइड्रोजन निकलेगा पीछे की तरफ से, डबल बॉन्ड इधर बनेगा, इधर की तरफ रिएक्शन नहीं होगा, तो डबल बॉन्ड जो है वो इधर की तरफ बनेगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ठीक, हम एक और काम करते हैं, हम यहीं पर एक और ग्रुप जोड़ते हैं ना, हम यहाँ पर पीछे की तरफ एक फिनाइल ग्रुप C6H5 भी जोड़ देते हैं। ठीक, C6H5 का रिएक्शन से कोई बहुत लेना देना नहीं है, लेकिन एक फिनाइल ग्रुप भी जोड़ दिया C6H5। तो ब्रोमीन निकला, ये वाला हाइड्रोजन ब्रोमीन के साथ नहीं निकल सकता, तो इधर डबल बॉन्ड बनाने को नहीं सोचेंगे। ये वाला हाइड्रोजन ये वाला ब्रोमीन बाहर निकल सकते हैं, तो ये ब्रोमीन ये हाइड्रोजन, यहाँ पर डबल बॉन्ड। ठीक, ब्रोमीन सामने हाइड्रोजन पीछे, एंटी एलिमिनेशन हुआ, डबल बॉन्ड। हाइड्रोजन गया तो मिथाइल बचा रहेगा, मिथाइल को ऐसे ही बना दो। और जब दो ग्रुप्स होते हैं तो एक को प्लेन के सामने एक को प्लेन के पीछे लिखते हैं, लेकिन जब एक अकेला मिथाइल ग्रुप है तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ ये प्लेन में लिखा जाएगा। ठीक, ब्रोमीन निकल गया, फिनाइल बचा हुआ है, इसको भी प्लेन में लिख दें हम। और यहाँ पर इन दोनों को तो कुछ हुआ नहीं है, तो जैसे के तैसे पड़े हुए हैं, तो हाइड्रोजन सामने की तरफ
और पीछे की तरफ हाइड्रोजन जो है वो सामने की तरफ और पीछे की तरफ इथाइल ग्रुप। अब इसी मॉलिक्यूल के साथ हम इवन मैकेनिज्म जरा फॉलो कराएं। इवन मैकेनिज्म C2H5OH बेस प्लस सॉल्वेंट और उसी में रिफ्लक्स भी कर रहे हैं, ठीक। और ऐसा करने पर इवन मैकेनिज्म फॉलो होगा, ब्रोमीन निकलेगा, यहीं पर कार्बोकैटायन बनेगा, ठीक। पॉजिटिव चार्ज, इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज और एक फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है और इधर क्या है, मिथाइल और हाइड्रोजन एज सच। मिथाइल और हाइड्रोजन, यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन जो है सामने की तरफ है और इथाइल जो है वो पीछे की तरफ है, यही ना। अब पॉजिटिव चार्ज यहाँ है तो बगल में ये अल्फा कार्बन, इसको कहो अल्फा कार्बन है, यहाँ पर बीटा पोजीशन से ये वाला H निकाल दोगे, इधर डबल बॉन्ड बन सकता है। फिर ये अल्फा कार्बन, तो ये बीटा पोजीशन, ये वाला H निकाल दोगे तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बन सकता है। प्रश्न उठता है कि H सामने वाला जाएगा कि H पीछे वाला जाएगा, कौन सा हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, सामने वाला हाइड्रोजन कि पीछे वाला हाइड्रोजन। तो इस बार ऐसा कुछ नहीं है, ठीक। कार्बोकैटायन जो है प्लेनर है, ठीक। ये प्लेन में है, ये प्लेन के ऊपर, ये प्लेन के नीचे, फर्क नहीं पड़ता, ठीक। ये प्लेनर है। अब कोई चीज़ प्लेन के नीचे लटका दे, एक बड़ा चौक हम निकालते हैं, ठीक। कोई ग्रुप प्लेन से नीचे लगा दे या प्लेन से ऊपर लगा दे, इस प्लेन को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कार्बोकैटायन जो है वो प्लेनर है, प्लेन से नीचे हाइड्रोजन रहे तब भी बाहर निकल जाएगा, प्लेन से ऊपर हाइड्रोजन रहे तब भी बाहर निकल जाएगा। तो सेकेंड स्टेप में यहाँ से दोनों इलेक्ट्रॉन अंदर कर देंगे, डबल बॉन्ड बनेगा, या फिर यहाँ से दोनों इलेक्ट्रॉन अंदर कर देंगे, इधर डबल बॉन्ड बनेगा। तो कह दो ये रास्ता A, ये रास्ता B, दो पॉसिबल रास्ते हैं। और एक पॉसिबल रास्ते में डबल बॉन्ड इधर बना, जब डबल बॉन्ड इधर बनेगा तो ये C2H5 बचा रहेगा, C2H5, ये C6H5, और ये दोनों तो उसी तरह से पड़े रहेंगे क्योंकि हाइड्रोजन ये वाला निकल रहा है, डबल बॉन्ड इधर बन रहा है। तो मिथाइल सामने, हाइड्रोजन पीछे, प्लस अगर ये वाला हाइड्रोजन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे, दोनों इलेक्ट्रॉनों को उठाकर यहाँ लाए, डबल बॉन्ड यहाँ बना, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यहाँ बना दोगे, डबल बॉन्ड यहाँ बना दिया और हाइड्रोजन तो गया, मिथाइल बचा रहेगा, मिथाइल लिख दिया, ठीक। और C6H5 बचा रहेगा, उसको भी लिख दिया, ठीक। मे बी बोर्ड का वो वाला एरिया कैमरे में कवर ना हो रहा हो, तो थोड़ा जो हमने बताया उसको सुन करके काम चला लेना। और ये हाइड्रोजन और ये इथाइल तो बचे हुए रहेंगे, तो हाइड्रोजन और इथाइल इसी तरह से बचे हुए हैं। तो इसमें ये दोनों प्रोडक्ट्स बनेंगे, ठीक। कहने का मतलब ये वाला हाइड्रोजन भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, ये वाला हाइड्रोजन भी पार्टिसिपेट कर रहा है, दोनों प्रोडक्ट्स बनेंगे। लेकिन जब ये E2 मैकेनिज्म हो रहा था तो केवल वही हाइड्रोजन पार्टिसिपेट कर रहा था जो एंटी था, तो इसमें एंटी एलिमिनेशन हो रहा है। इसमें ऐसा कुछ नहीं, इसमें एंटी सिन जैसा कुछ नहीं होता, दोनों पॉसिबल प्रोडक्ट्स, ठीक। यहाँ अगर सिस ट्रांस दोनों की पॉसिबिलिटी होती, अच्छा ठीक है उसको छोड़ो, तुम उसको अपनी समझ से अपनी बुद्धि से सॉल्व कर लेना। तो यहाँ पर एंटी एलिमिनेशन होता है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ सीन एंटी जैसा कुछ नहीं है। दोनों में से कोई भी हाइड्रोजन, जो भी हाइड्रोजन एलिजिबल है, सही जगह पर है, बीटा पोजीशन पर है, तो हाइड्रोजन वहाँ से निकालोगे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बना लोगे। हाइड्रोजन प्लेन के बाहर है कि हाइड्रोजन प्लेन के अंदर है, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो ये है हम लोगों का इवन रिएक्शन मैकेनिज्म, ठीक। इवन रिएक्शन मैकेनिज्म हम लोगों को अल्कोहल्स में एक बार फिर से देखने को मिलेगा। हम लोग अभी तो एल्किल हैलाइड्स पढ़ रहे हैं ना, एल्किल हैलाइड्स के बाद जब अल्कोहल्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर इवन रिएक्शन मैकेनिज्म हम लोगों को एक बार फिर से देखने को मिलेगा। तो देखो ये हो गई E2 के बाद इवन रिएक्शन मैकेनिज्म पर भी हमारी बातें कंप्लीट। तो हमने E2 मैकेनिज्म काफ़ी अच्छे से, काफ़ी डिटेल में सारे पॉइंट्स कवर किए थे। फिर इवन रिएक्शन मैकेनिज्म, इसको भी काफ़ी अच्छे से, काफ़ी डिटेल में सारे पॉइंट्स हमने कवर किए हैं। अब एलिमिनेशन में एक और चीज़ बच जाता है, हम लोगों ने सेटजेफ रूल पढ़ा ना, मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन मेजर प्रोडक्ट। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी सिचुएशंस होते हैं जब मोर सब्सटीट्यूटेड की जगह लेस सब्सटीट्यूटेड एल्कीन्स जो है वो मेन प्रोडक्ट बनने लगता है। तो एक लेक्चर में हम लोग सेटजेफ के ठीक अपोजिट हाफमान एलिमिनेशन, उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आज के क्लास में फ़िलहाल इतना ही। एलिमिनेशन पर एक क्लास हम लोगों को और डिस्कस करना पड़ेगा।
उस क्लास को भी पूरा करेंगे तो एलिमिनेशन पर अपना डिस्कशन जो है पूरी तरह से कंप्लीट समझा जाएगा। तो आज की क्लास में हमारी तरफ से इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरे क्लास में दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।